तो मैं पहली बार जब कराची जा रहा था, ये कौन से म सन की बात है? ये 2000 की 2000 की। अच्छा। 2000 की और मैं घर से छुप के नहीं गया था, मैंने इजाज़त ली थी और वालिदैन राज़ी नहीं थे, मगर मैं ज़िद कर रहा था, तो मैं चला गया कराची और अकेले गए और थे? अकेला। सुभान अकेला मैं अल्लाह। चला गया वहाँ पे बनारस में। मैं जब मैं उतर गया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा शहर है, मैं यहाँ पे के मतलब उस वक़्त तो फ़ोन भी नहीं थे और हमारे गाँव का एक दोस्त था हमारा, बहादुर शाह नाम था उसका, वो उधर था मगर मुझे उसका घर मालूम नहीं था। तो वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे लोग बैठे थे, गर्मी थी, मैं भी बैठ गया और शापर में मेरे साथ 1-2 जोड़े कपड़े थे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट बैक टू बेसिक्स। आई एम योर होस्ट मोहम्मद नईम सिकंदर एंड आज हमारे को होस्ट बहुत ही ख़ास हैं। ना सिर्फ को होस्ट बल्कि हमारे मेहमान भी ख़ास हैं। ताहिर भाई, जो कि हमारे को होस्ट हैं और आपने उनकी पॉडकास्ट देखी भी होगी जिसमें हमने इनकी स्ट्रगल और सक्सेस सारी कवर की हैं। तो आज ये मेरी मदद करेंगे थोड़ा सा डाइसेक्ट करने में करण खान साहब की ज़िंदगी को। करण खान साहब जो हैं हमारे पश्तो के बड़े रिनाउंड सिंगर हैं और माशाल्लाह से उर्दू में भी इनके गाने आ रहे हैं। अवाम आर लविंग दैट। अच्छा, मैं आपकी सर करण भाई वीडियो देख रहा था और आपके जो गाने हैं ना, तो नॉर्मली जब कोई भी आपका गाना रिलीज़ होता है तो विद इन लाइक 4-5 वीक्स 1 मिलियन टच कर जाता है आपका गाना यूट्यूब पर। सही है? राज़ क्या है? मतलब किस तरह पश्तो गाने और इतने व्यूज़ और इतने कम टाइम में आपने ये ऑडियंस और ये रेविंग फैन जो आपके चाहने वाले हैं, इतने कम टाइम में कैसे डेवलप कर ली सर? सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे देखने वाले हैं और जो अभी इस वक़्त मुझे देख रहे हैं, सबको मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। फिर आपके दोस्तों का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं अपने भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ताहिर भाई मुझे यहाँ लेके आए। और रही बात मेरे गानों की, तो मेरे गानों में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस मैं शायरी पे थोड़ा-सा फ़ोकस कर लेता हूँ कि शायरी अच्छी हो और कंपोज़िशन और म्यूज़िक थोड़ा-सा डिफरेंट हो। वो जो मामूल की म्यूज़िक बनती है उससे थोड़ा-सा अलग हो और मेरे दिल की आवाज़ उसमें शामिल होती है, तो लोग ये भी तो सब दिल जले है और इसको अच्छा लगता है ऐसे ऐसे पोइट्री जो इसको मतलब मैं कल भी ये बात कर रहा था कि मैं जिस शायरी को सेलेक्ट करता हूँ और जो लोग उसको सुनते हैं, ये लाज़मी नहीं है कि ये करण खान ने गाया है या ये फलाँ का शायरी है। ये लाज़मी है कि इन इस शायरी में जो जो फीलिंग मेरी है, वो कहीं न कहीं उस सुनने वाले के भी होगा। मत इसलिए लोग पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितना मैं मतलब शायरों को दिल पे ले लेता हूँ और मैं दिल से महसूस करके उसको कंपोज़ करता हूँ, सुनने वाले भी इसी तरह ही मुझे मिले हैं। तो हुँ। यही वजह हो सकती ताहिर भाई, करण भाई आपके काफ़ी पुराने दोस्त हैं। तकरीबन आप लोगों की दोस्ती को कितना टाइम हो गया है? दोस्ती तो तकरीबन 14-15 साल से है और 14-15 साल से मैं इस बंदे का फ़ैन था और एक-दूसरे को जब जानते तो तकरीबन 2 साल हो गए एक-दूसरे को जानते हुए। और आपका एक क्वेश्चन आपने पूछा कि यार इतने थोड़े से अरसे में लोग हाँ, मिलियन के हिसाब से किस तरह देख रेविंग लेते हैं। फैन। मैं चाहता हूँ क्योंकि ये स्टोरी मैंने भी नहीं सुनी है। तो मैं चाहता हूँ स्ट्रगल बताते हैं मुझे, कभी-कभार बैठ जाते हैं तो गपशप लगाते हैं। मैं चाहता हूँ नईम भाई कि आपके पॉडकास्ट के ज़रिए मैंने सुना था कि कराची में आप काम करते थे। वो जो बचपन से एक आग लगी थी ना, हम चाहते हैं कि उसकी डेप्थ में जाए। हाँ, और बिल्कुल। आज मैं कभी-कभार मेरे पास बंदे बैठ जाते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि आप इस बंदे को करण खान को तो आप लोग जानते हो। उसकी शायरी आपको पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, लेकिन बंदा वो किस तरह है वो मेरे ख़्याल में 1% लोगों को भी पता नहीं है। तो ये मेरे ख़्याल में पहली बार और ये मीडिया पे आता भी नहीं, ज़्यादा बोलता भी नहीं। तो आज हम इनको छोड़ेंगे नहीं। मैं चाहता हूँ कि बचपन से वो हमारे साथ करण खान बना कैसे? एज़ कर सिंपल एज़ दैट। क्योंकि क्योंकि मैं जहाँ पर भी आपको देखता हूँ ना, जो भी आपका सोशल मीडिया है, जो आपका यूट्यूब है, वहाँ पर तो सिर्फ़ गाने ही चल रहे होते हैं भाई। यस। आप अगर लिखो ना करण खान की बायोग्राफ़ी या करण खान स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं आता। आप बताता नहीं यार। हाँ, तो ये कभी हम इसने शेयर नहीं किया है। आज की पॉडकास्ट में हम आपसे इनफॉर्मली एक दोस्ताना माहौल में, एक दोस्तों के बीच में बैठे हुए ये मालूम करना चाहते हैं सर, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी अर्ली लाइफ़ कैसे थी?
ये हम कैसे शुरू करें अभी मुझे भी एक शुरू तो करें सर, कहाँ पे पैदा स्कूल हुए से आप? स्कूल एक से। तो ये है कि मैं जितनी भी हमारे सोशल मीडिया पे दोस्त हैं हुँ, और सब अपना-अपना एक चैनल चलाते हैं, तो मैंने मेरे ख़्याल में अभी तक मैं 100 के करीब लोगों को मैंने मना किया होगा क्योंकि मैं इंटरव्यू नहीं करता हूँ। हुँ। ना मैं 6 साल से किसी टीवी पे जाता हूँ, ना मैं किसी रेडियो पे जाता हूँ। ये इसलिए नहीं कि मैं कुछ बहुत बड़ा बन गया हूँ या ये या वो। वहाँ पे मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आती है ना जो दिल में होती है, जो इंसान एक-दूसरे की कदर को समझे, एक-दूसरे की एहसासात को समझे। बस वो एक मतलब 10-15 मिनट का वो बात क्विक है सेशन होता और है बस। ख़त्म। कौन-सा कलर, कौन-सा खाना ये। हाँ। तो इस वजह से मैं बोर हो गया हूँ। लोगों का जब भी मैं सुनता हूँ वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे आ गई बात बचपन की, तालीम की और हमारे गाँव की। तो सबसे पहले तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था, उस वक़्त मैं हर सुबह स्कूल में ये मिली नग़्मे और नात ख़ानी की जितनी भी कॉम्पिटिशन होते थे उसमें मैं हिस्सा लेता था। कभी-कभी तकरीरों में क्योंकि टूटी-फूटी तकरीर हम भी करते थे, उस वक़्त किसी से लिख के, याद करके फिर हम उसको जोशीले अंदाज़ में पढ़ते थे। हुँ। वो कोई मतलब नेशनल डे के मौका पर वग़ैरह-वग़ैरह। तो मेरा एक मिली नगमे का ग्रुप था मेरे स्कूल में छठी क्लास से और हर साल जब हमारी ज़िले की सतह पे जो मुकाबले होते थे तो हम जीतते थे या अगर जीतते नहीं तो सेकंड थर्ड तो आते थे। तो हमारे गांव में रबाब और वो जो मटका होता है वो का उसका शुगल भी चलता रहता है और कहीं न कहीं हुजरे पे, कहीं न कहीं बैठक पे 3-4 लोग मिलके सितार या रबाब बजा के वो। सर ये आप कौन से गाँव की बात कर रहे हैं? मैं सवात की बात कर अच्छा, रहा हूँ। सवात में। सवात में स्पेसिफिकली कहाँ से? हम मिंगोरा के करीब एक गाँव है, वहाँ पे रहते हैं। अच्छा। तो ये महफ़िलें भी होती थी, तो उसमें मैं हिस्सा लेता था। और जो मेरे नज़दीकी दोस्त थे, तो वो मुझे कहते थे कि आपकी आवाज़ अच्छी है। तो अब अच्छी है तो मैं क्या करूँ इसके साथ? और ये भी था कि हमारे घर पे रेडियो चलता था। हुँ। तो रेडियो मैंने इतना सुना है कि अब पूछो ही नहीं। दिन-रात रेडियो, दिन-रात रेडियो। अभी तक हमारे घर में टीवी नहीं है। अभी तक हमारे घर में कोई वो नहीं है डिश वग़ैरह ये, अभी तक हमारे घर में नहीं है, मगर रेडियो है। क्योंकि ये मेरा वालिद सुनता था और मुख्तलिफ़ ये न्यूज़ के जितने होते थे और उसमें फिर म्यूज़िक के प्रोग्राम्स होते थे। उसमें फिर जो सीखने की बहुत चीज़ें थी, वो मैंने रेडियो से सीखी। और फिर हम अपने वहाँ पे खेती-बाड़ी करते थे, तो वहाँ पे हमारे साथ भी मतलब एक खेत में होता था रेडियो, वहाँ पे भी सुनता था। ये भी हमें पता था कि कौन-सा फ़िल्म आ रहा है, कौन-से फ़िल्म के कौन से गाने, किसने मौसीकी तरतीब दी है, शायरी, ये सुन-सुन के हमने सीखा और बहुत सुना मतलब सालों-साल सुना। और मेरे जितने भी दोस्त थे, तो उन सब में भी ये लत पड़ गई थी कि वो भी रेडियो के बगैर मतलब एक काम नहीं करते थे खेतों में। हम अगर कहीं कहीं पे बागात में काम करते थे या खेती-बाड़ी करते थे, तो रेडियो खामखा होता था हमारे साथ। तो सबसे पहले तो हमने रेडियो से सीखा। उस वक़्त तो सोशल मीडिया और यूट्यूब वग़ैरह ये थे ही नहीं। उसके बाद मैं चला गया कराची मज़दूरी के सिलसिले सर में। किस सन में कराची गए थे आप? मैं गया था 2000 में। 2000 और में। 2000 स्कूल में कंप्लीट करने के बाद? नहीं, मैंने मैट्रिक में स्कूल छोड़ा था। अच्छा। उस वक़्त ये नहीं था कि अब पता नहीं कि कैसे है कि मैंने स्कूल छोड़ा और मैं चला गया 3-4 साल मैं कराची में रहा। फिर आके मैंने 2007 में मैट्रिक किया, अच्छा। नहीं प्राइवेट। ये ज एक मिनट, आप जब कराची जा रहे थे, तो किसके थ्रू आप गए कराची? क्योंकि आप जब मैट्रिक वो तो एक किसी की भी थ्रू नहीं। नहीं, लेकिन 10 साल का नहीं, बच्चा तो हाँ, वो किस जब तरह मैट्रिक जाएगा आप कराची? कर लेते हो ना, तो कोई हो कराची में, किसी ने हाँ। कहा कि कराची किस चीज़ के लिए जा रहे हो? नहीं, उस वक़्त मेरी उम्र मेरे ख़्याल में थी 17 साल, अच्छा, ठीक है? और मैंने छठी में मैं फ़ेल हुआ था। अच्छा, मैं और मेरा बड़ा भाई एक ही क्लास में थे। तो वो हमारे गाँव में स्कूल था। बाद में मुझे पता चला कि वो मैंने एक उस्ताद से गिला किया, हमारा जो उस्ताद था, हमारे गाँव का था। मैंने कहा, "अब मैं फ़ेल हो गया हूँ, तो मतलब है मुझे ये दुःख नहीं है,
मुझे दुःख ये है कि मेरा भाई क्यों पास हो गया। अब मेरा और इसके पेपर जो है वो चेक करा है। ठीक है, मेरा बड़ा भाई बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, हबीब नाम है उसका। तो मैंने अच्छा, कहा हमारे पेपर पेपर थे चेक करा वो है। चेक करा है। अच्छा, तो उसने कहा कि ये जाके अपने वालिद से पूछो। वालिद से पूछो। अब मुझे पता नहीं कि इसने ये बात क्यों की। बाद में मुझे पता चला कि मेरे वालिद ने उसको कहा कि एक बड़ा है एक छोटा है, छोटे को रहने दो एक क्लास में, बड़ा को आगे करा दो। अच्छा, ये साजिश घर से चली आ तो रही थी। ये घर से मेरे साथ हुई थी। और इससे 1 साल पहले मेरा भाई फेल हुआ था बड़ा, तो हम्म। वालिद ने उसको मारा था, 1-2 चमाट मारे थे। तो मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कहा और उसको मारा था। तो बाद में मुझे पता चला कि ये, तो वहाँ से मैं थोड़ा-सा बिगड़ गया। पढ़ाई में अच्छा। मैं थोड़ा-सा बिगड़ गया। कराची जाने का फैसला क्यों? ज़हन में क्या आया कि हाँ। मैंने कराची जाके क्या करना है? क्यों? वो तो ख़ैर ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं हर साल मतलब जो सर्दी की छुट्टियाँ होती थी वो मैं घर से कहीं न कहीं जाता था। कभी पंजाब, कभी सिंध, अच्छा, जो मेहनत मज़दूरी के लिए, क्योंकि हम बहुत ही मुतवस्सित घराने से हैं। अच्छा। ये नहीं कि हम हाई-फ़ाई घराने से हैं। अभी भी लोअर ना, मिडिल क्लास। हाँ, मैं इस पे फ़ख्र भी करता हूँ और ये अच्छी बात है इसलिए कि इस वजह से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। तो मुझे अच्छा लगता है और मैं शुक्र अदा करता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है कि बचपन में वो चीज़ें हमें नहीं मिली जो आजकल के बच्चों को मिल रही है। अब अच्छा। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आजकल के बच्चों को जितनी सहूलियात मुयस्सर है, ये बड़े हो के क्या बनेंगे? हुँ, ये हुँ। क्या करेंगे? इसके पास तो सब कुछ है। इस किस चीज़ के लिए स्ट्रगल करेंगे? हमारे पास तो नहीं थे। हमने हमारे इसलिए पास बिजली नहीं थी, हमारे साथ पंखा नहीं था, फ्रिज नहीं था, एयर कंडीशन नहीं था, हीटर नहीं था, गाड़ी नहीं थी, जूते नहीं थे, कपड़े नहीं थे। अब इनके पास तो सब कुछ है। तो ये किसके लिए मतलब स्ट्रगल किस स्ट्रगल चीज़ के लिए किस करेंगे? ये बहुत मेरे साथ ये अलमिया चल रहा है ज़हन में कि ये बच्चे किस चीज़ के लिए मतलब स्ट्रगल करेंगे। ये एक अलग कहानी है। अच्छा। मगर मैं तो था, हमारे वालिद था एक, अभी तक अल्लाह उसको सलामत रखे, अल्लाह उसको सेहत दे। आप सबके आमीन। बुज़ुर्गों के साथ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जिसके घर में भी बुज़ुर्ग है, सबके बुज़ुर्ग अल्लाह सलामत रखे। तो वालिद साहब एक था, तो मैं बचपन से थोड़ा-सा हसास था। मैं ये भी सोच रहा था कि मैं कहीं पे जाके बड़ा बंदा बनूँ, बड़ा आदमी बनूँ। अभी मैं ताहिर भाई से भी ये बातें कर रहा था कि ये बहुत चीज़ें मैंने गलत भी की है ज़िंदगी में। कि फलाँ औरत ने कहा कि वो फलाँ के बेटे को देखो, उसने अपने वालिद को आराम पहुँचाया, सहूलत दी और वो उसका वालिद ऐसा घूम रहा है। मैं भी यही सोच रहा था। हालाँकि ये गलत था। मैंने टाइम से पहले अपने वालिद को मतलब खेती-बाड़ी से जुदा किया कि नहीं ये नहीं करो, वो नहीं करो। उसका मतलब उसका नतीजा ये हुआ कि बेवक़्त उसके घुटनों में दर्द शुरू हो गई और उसका वो जो चलना-फिरना था वो तो मैंने ख़त्म कर दिया था, अपनी हिसाब से, मगर ये गलत था। बड़ों को जो अपने काम में लगे रहते हैं उसको छोड़ो कि वो काम करे। उसको काम से अलग मत कर लो। क्योंकि वो फिर अपनी बढ़ती उम्र और अपनी ज़ात में खो जाएगा, तो ये अलग एक बीमारी है। तो मैं भी यही सोच रहा था कि मैं कहीं जाके मतलब ये थोड़ा-सा बड़ा आदमी बनूँ। बड़ा आदमी बनूँ। हुँ, हुँ। तो मैं पहली बार जब कराची जा रहा था, ये म कौन-से सन की बात है? ये 2000 की। 2000 की। अच्छा। 2000 की, और मैं घर से छुप के नहीं गया था, मैंने इजाज़त ली थी और वालिदैन राज़ी नहीं थे, मगर मैं ज़िद कर रहा था, तो मैं चला गया कराची और अकेले गए और थे। अकेला। सुभान अकेला मैं अल्लाह। चला गया वहाँ पे बनारस में। मैं जब मैं उतर गया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा शहर है, मैं यहाँ पे क्या मतलब, उस वक़्त तो फ़ोन भी नहीं थे। और हमारे गाँव का एक दोस्त था हमारा, बहादुर शाह नाम था उसका, वो उधर था मगर मुझे उसका घर मालूम नहीं था। तो वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे लोग बैठे थे, गर्मी थी, मैं भी बैठ गया और शापर में मेरे साथ 1-2 जोड़े कपड़े थे। उम्र 17 साल। 17-18 साल उम्र अच्छा। थी। तो मैं ये सोच रहा था 16-17 या इसी तरह है, उम्र मेरी इतनी इतनी ही थी। मगर 9वें 10वें में मैं, जब मतलब मैं 10वें क्लास में हो गया तो मैं चला गया। अच्छा। तो वहाँ पे मैं बैठा 1-2-3 घंटे सोच रहा था, थोड़े बहुत पैसे भी थे और हैरान हूँ कि अब मैं किसको पुकारूँ, मतलब मैं यहाँ पे मतलब ज़बान भी मुझे नहीं है याद, उर्दू तो मेरी ऐसी भी कहानी की है ही नहीं। तो एक बंदे ने मुझे आवाज़ दी, वो हमारे गाँव का था, उसका एक वो जो बस था वही था। तो मुझे कहा कि आप क्या कर रहे हो इधर? मैंने कहा बस आ गया हूँ।
उसने कहा अब किसके पास जाना है मुझे? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है। उसने कहा यहाँ पे बहादुर शाह का घर है। मैंने कहा अच्छा आपको मालूम है? उसने कहा हाँ मुझे मालूम है। तो वो मुझे उधर लेके गया और गर्मी थी। मैं उस रात मतलब कराची में अब तो खैर शायद कि उससे भी बुरा हाल हो। उस वक़्त भी अगर कोई मेहमान और ये गली में चारपाई रख के मतलब मेहमान बैठ गए। तो मैं गली में बैठा था और खाना-शाना उधर खाया। एक रात गुज़ारी, कल बहादुर शाह ड्यूटी पे चला गया। तो फिर मुझे पूछा कि यार आपका क्या इरादा है? मैंने कहा यहाँ पे कुछ काम-शाम करेंगे। तो ये मुझे लेके गए रशीदाबाद। कराची में माजर कैंप एक इलाका है, उधर मुझे लेके गए और अपना जो उसका जो इंचार्ज था उससे बात की कि एक हमारे गाँव का लड़का है, बड़ा मेहनती लड़का है, उसको काम पे लगाना है। तो उसने कहा कि अभी तो हमारे साथ जगह नहीं है। तो वहाँ पे जो सवात के लड़के थे उसके डेरे पे मुझे लेके गए। तो वो काम करते थे, मैं डेरे पे सोता रहा और वो कभी 2 दिन बाद आते थे, कभी 3 दिन बाद। तो मेरे कराची में माजर कैंप में जो पहली रात थी और जिस डेरे में मैं सोया था, उधर एक होटल था, उसके ऊपर एक डेरा था। नीचे गली में एक फंक्शन थी और मुझे याद है वहाँ पे यूनुस जानी नामी एक सिंगर था और साउंड लगे है और म्यूजिक ऐसा म्यूजिक मैं सुन रहा हूँ कि भाई क्या म्यूजिक है। अब मैं यहाँ सोच सोच के सुन रहा हूँ कि भाई ये लोग गलियों में गाता है तो मैं मेरा तो अल्लाह ही खैर। ये जो दिल में जो थोड़ी सी ख्वाहिश थी म्यूजिक की वो भी खत्म हो गई। मर गई कि इस तरह बड़े सिंगर वो स्ट्रीट में गा रहे हैं। अब मुझे तो ये पता नहीं था कि मतलब है यहाँ पे स्ट्रीट ही मतलब है। हुँ। ये यहाँ पे शादियाँ भी इसी तरह होती है, फंक्शन भी होते हैं। कभी अ, शाज़ व नादर कहीं लोग हॉल्स वगैरह पे जाते हैं। तो बहरहाल मैंने उसको ऊपर से मैं देखता भी रहा, सुनता भी रहा। दिल में यही भी सोच रहा था कि भई इस बंदे की आवाज़ कितनी प्यारी है। और उस वक़्त एक बहुत प्यारा एल्बम आया था अल्ताफ़ राजा का। तो वो बड़ा हिट एल्बम था। उसमें बहुत हिट गाने थे, तुम तो ठहरे परदेसी और अच्छा। हुँ। ये बहुत अच्छे-अच्छे गाने थे। इश्क और प्यार का मज़ा लीजिए। तो ये सारे गाने ये बंदा गाता था और आवाज़ भी ठीक था, साउंड भी था ये वो। तो मैंने कहा भई हमारा तो बस अल्लाह ही खैर करे। उसके बाद फिर मुझे 1 हफ्ता बाद उस कंपनी में काम मिला, मैंने काम शुरू किया। उस वक़्त मेरी दिहाड़ी थी ₹55। और काम क्या था करण भाई? काम था उधर एक मिल था उसमें ये कच्चे धागे जो होते हैं ये आते थे और उसको हम स्टीम करते थे। अच्छा। और उसको बहुत ही मतलब बहुत ही गर्मी में स्टीम करना पड़ता था 140 सेंटीग्रेड गर्मी पे 160 सेंटीग्रेड 135 पे। तो बहरहाल पहले तो मैंने हेल्पर के तौर पे काम शुरू किया। फिर साल 1.5 साल बाद मैं वहाँ पे एक मतलब वो मशीनों के लिए मैंने वो सीखा और जो बंदा था बख्शेर भाई उसने मुझे सपोर्ट भी किया, मेरे साथ भाई जैसा रवैया रखा और मुझे थोड़ा सा दिहाड़ी बढ़ा के काम और दे दिया। फिर मेरे 2 भाई भी आ गए कराची, वो भी मेरे साथ 1 साल रहे और यहाँ पे लोगों के साथ उठना, बैठना, दुआ सलाम, ज़ुबान थोड़ा-सा सीख लेना। फिर एक दिन हम गए थे ईद पे क्लिफ्टन। क्लिफ्टन वहाँ पे सैर के लिए लोग जाते हैं कराची में। तो दोस्त थे मेरे, उन सबको पता था कि मैं म्यूज़िक का शौक रखता हूँ। वापसी पे एक जगह पे पश्तो म्यूज़िकल शो लिखा था और आर्टिस्ट आए थे पेशावर से। लोकल आर्टिस्ट भी थे, नामवर आर्टिस्ट भी थे। तो हमने भी टिकट लेके हम भी उसमें घुस गए, बैठ गए। तो ये अभी इतना सेंस तो मुझे था कि कौन अच्छा गा रहा है, कौन बुरा गा रहा है, ये इतना तो मुझे पता था। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि चल तू भी एक गाना गा। मैंने कहा मैं क्या कैसे गा सकता हूँ? उस वक़्त आप हमारे पश्तो का एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग था दो हारून बादशाह मोहतरम की आवाज़ में एक गाना बहुत मशहूर हुआ था। द पासवावरे वरेदी गुरुन लंबे कवली साहिल साहब का हुँ, कलाम था और दूसरा था द कराचे द रणागान खार के उरक यारा एग्ज़ैक्टली। अखपल खड़ी कुसे हेरे नके। सरफराज थे मेरे ख़्याल में वो सिंगर, राइट? गुलजार आलम साहब ने गाया था अच्छा, अच्छा, और बाद में बहुत से सिंगर्स ने गाया मगर ये गाना उस वक़्त अच्छा। गुलजार आलम साहब ने गाया था। तो ये मुझे याद थे थोड़े बहुत। तो मैं भी पीछे चला गया जहाँ पे आर्टिस्ट होते हैं वहाँ पे एक बंदा था मैंने उसको कहा कि मैं गाना गा सकता हूँ। उसने कहा क्यों? गाना गाना कोई मतलब मज़ाक तो नहीं है? मैंने कहा नहीं मैं तो बड़ा सीखा हुआ बंदा। ऐसे ही मैंने कह दिया। उसने कहा हुँ। अच्छा
किससे सीखे? मैंने कहा बस ऐसे ही, मैं तो अभी हूँ, नाम है मेरा इलाके में। तो बहरहाल उस बंदे ने भी एतमाद कर लिया और मुझे बुला लिया। अब जब मैं आया तो ये 2 गाने जब मैंने गाए, तो म्यूज़िशियन जो थे उसको भी अच्छे लगे, लोगों को भी अच्छे लगे, और बस मैंने जब बस कर दिया तो लोगों ने कहा कि एक और। अब और मुझे गाने नहीं आते, हुँ। मुझे तो ये 2 याद थे। बहरहाल उस वक़्त वहाँ पे एक बहुत ही मशहूर सॉन्ग था बलूची का। उसका धुन ये बहुत चल रहा था। अच्छा। तो इस बंदे ने मुझे कहा कि आप कल फ्री हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो फ्री नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि कल हमारा सदर में कराची के सदर फ्लीट क्लब में हमारा एक शो है और बहुत बड़ा है। मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं आ सकता। अब मुझे पता है कि मैं क्या करूँगा उधर। उसने मुझे एक और म्यूजिशियन से मिला लिया। उसने मुझे कहा आ जाओ, ये वहाँ पे अच्छे-अच्छे। मैंने चलो मैं आ जाऊँगा। अभी इसी धुन पे मैंने रात को शायरी लिखी ना, अच्छा। पश्तो में। तो जब मैं उधर चला गया तो एक उस्ताद बहुत ही मतलब अच्छा इंसान, वो मुझे मिला, मुझे कहता है कि आपने किस सुर से गाना है? किस सुर से आप गा रहे हो? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, किस सुर से मैं गाऊँ? हुँ। अब म्यूज़िक में हारमोनियम या कीबोर्ड पे वो सुर होता है, उसके नाम होते हैं, उसके राग होते हैं, उसके ताल होते हैं, अब अच्छा। मुझे क्या पता? तो मुझे कहता है कि बेटा आप सीखे नहीं हो? मैंने कहा नहीं, तो नहीं सीखा। थोड़ा-सा मुझे सुना, उसने कहा आपका ये है। आपने स्टेज पे आके मुझे धीरे से ये बताना है कि ये स्केल। मैंने कहा मैं याद दिलाने के लिए बताऊँगा मगर मुझे पता नहीं है। और मैंने ये कहा कि ये धुन जो है इस पे मैंने पश्तो लिखा है, ये वो, उसको पसंद आया। अच्छा, उस दिन की कंसर्ट वो तो हुआ, बड़ा अच्छा हुआ और लोगों को मतलब है मेरे गाने भी अच्छे लगे। अब मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मगर ये उस्ताद जो था उसने मुझे कहा कि बेटा आप म्यूज़िक सीखना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि आगरा ताज में मेरे अकेडमी है। सरगम गाइड म्यूज़िकल अकेडमी इंटरनेशनल के नाम से। वहाँ पे आके फ़ॉर्म जो है वो भर ले हुँ। और एडमिशन कर ले, आप सीख जाओगे। तो मैं बड़ा खुश हो गया। ईद की जो वो 4-5 दिन गुज़र गए, मैं चला गया उधर अकेडमी में, मैंने उधर एडमिशन किया और 4 साल मैं उस्ताद के साथ रहा। और 4 इसके उसके साथ आप साल! काम भी कर रहे थे? हाँ, उसके साथ मैं ड्यूटी भी कर रहा था। और जो बंदा मैं कह रहा हूँ कि पहले 2001 में मैंने सुना था, यूनुस जानी, और प्रॉपर पहला कंसर्ट जो मैंने किया था ना, अब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि प्रॉपर पहला कंसर्ट मैंने जब किया था वो उस्ताद मास्टर अयाज अली साहब के साथ किया था और अली मोहम्मद ताजी साहब के साथ। ये बहुत ही अच्छे सिंगर है कराची में और उर्दू में बड़े मशहूर सिंगर और बड़े असातिज़ा लोग हैं। अली मोहम्मद ताजी साहब के बहुत ही मशहूर गाने हैं। तो उन असातिज़ा के साथ मैंने काम किया और मेरा जो उस्ताद है अभी उसको अल्लाह सलामत रखे, मोहतरम उस्ताद ए आर अनवर साहब। तो उससे मैंने 4 साल सीखा। थोड़ा बहुत मुझे पता लग गया कि गाना ये इस तरह होता है और वो मुझे तलफ़ुज़ के हवाले से बहुत गाइड करता था। शायरी और गाने की फ़ीलिंग के हवाले से और जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो मुझे सिखाता था। 4 साल मैं उसके साथ रहा और मैंने भी मतलब मैं ये कहता हूँ कि मैंने बहुत ही उस्ताद की खिदमत की है और उसने मुझे दुआ भी दी है और मुझे जो उसके मतलब जो उसको अच्छा लगता था वो मुझे सिखाया है। उसके बाद मैं वापस आके सवात फिर दूसरा मेरा जो उस्ताद था उस्ताद शेरजान उस्ताद। शेरजान उस्ताद नौशहरा का था और वो स्वात में उसकी भी अकेडमी थी म्यूज़िक की। उससे फिर मैंने प्रॉपर जो इसका एक रस्म होता है म्यूज़िक में जब आप किसी उस्ताद के उसका जो बैत करते हो उसको शकरा कहते हैं। तो बैत मैंने फिर शेरजान उस्ताद से की। उससे फिर मैंने तसव्वुफ़ की तरफ और रहमान बाबा और जो सूफ़ी शुअरा ये मैंने उससे सुने, सीखे और इसके साथ-साथ फिर मैंने अपना तालीम भी जारी रख दिया। तो अभी 2021 में मेरा पीएचडी कंप्लीट हो गया।
माशाल्लाह पीएचडी तक पहुंच हाँ गए। जी। अच्छा ताहिर भाई, इनकी तो स्टोरी सही वो जो फ़िल्मों में नहीं होती है, वो एक बच्चा होता है, वो शहर छोड़ के चला जाता है दूसरा शहर, वहाँ पे मेहनत मज़दूरी भी कर रहा होता है, वहाँ पे जो है अपना शौक भी जारी रख रहा होता है, फिर उसको अपने सफ़र में ऐसे लोग मिलते हैं जो कि उस्ताद बन जाते हैं, जो उसको पुश करते हैं और फिर वो एक मकाम तक पहुँच जाता है। सो वो हम कहते हैं ना ज़ीरो से हीरो तक की जी। स्टोरी, वो आपने कवर कर ली। तो सर एक एक जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा ना, जो जो हमारा पश्तो का कल्चर है, उसमें शायद मेरी गलतफ़हमी हो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारे माशरे में, हमारे पश्तून कल्चर में सिंगर को जिस वक़्त आप थे, क्या अच्छी नज़र से देखा जाता था? क्योंकि हम कहते हैं वो पश्तो में कहते हैं ना, दाखो डम दे। ये तो वैसे ही ये तो इस्लाम में ये चीज़ नहीं है और ये किस तरफ जा रहा है और ये तो इसका कुछ नहीं होने वाला, और पता नहीं किस्म-किस्म के अलक़ाबात से नवाज़ा जाता है आपको उस वक़्त। तो आपने कुछ इस तरह का फ़ेस किया था जब आप वापस कराची से आए केपीके? मैंने मैं खुद तो करता रहता हूँ। अभी तक ये नज़रें और ये रवैये जो है मैं बर्दाश्त करता रहा हूँ और करता रहता हूँ। मगर मुझे दुःख इस बात की है कि मेरी वजह से मेरे जो फैमिली है उसको कभी-कभी ऐसी हालात का सामना करना पड़ जाए तो मुझे बुरा बुरा लगता है। खुद तो मैं जैसे भी है, अगर किसी ने कह दिया तो बस मैंने सुन लिया, अनसुनी कर दिया। किसी ने तारीफ़ की, मगर ये है कि मतलब ये बुराई के बजाय अभी अच्छाई बहुत लोग करते हैं तो उसमें वो बुराई नज़र नहीं आती है। अभी अ, और इसमें बड़ा हाथ जो पढ़े लिखे हमारे सिंगर्स हैं, उस्ताद गुलज़ार आलम साहब, उस्ताद मेरा जो उस्ताद है रूहानी उस्ताद, उस्ताद हारून बाचा, हुमायूं खान, बख्तियार खटक, ज़ीका अफ़रीदी, इरफ़ान खान और जितने भी पढ़े लिखे मुझसे सीनियर लड़के हैं, दोस्त हैं, सिंगर्स हैं, उनका बड़ा हाथ है। मुझसे पहले या हमसे पहले मेरे दौर के मेरे जो हम उम्र लड़के हैं, उससे पहले ये तकालीफ ये लोग झेल के आगे गए हैं, तो हमारे लिए थोड़ा-सा रास्ता साफ़ है। तो तो मतलब अभी शायद तो आपको उतनी दिक्कतें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी जो कि इनको, आपके इन मेंटोर्स को करनी पड़ी हैं। हमारे सीनियर्स की बदौलत, इसकी बरकत से थोड़े बहुत है, मगर उतनी नहीं है जितना वो जब कहानियाँ सुनाते हैं या जब वो बातें करते हैं, तो हम बहुत बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सवाल ऐड करना चाहता हूँ। आप वापस आ गए सवात, वहाँ पे आपने सीखा अपने उस्तादों से, शायरी के बारे में आपने सीखा कि इस तरह कलामात अगर मैं गाऊँ, वो जो पहला ब्रेक नहीं होता कि यार हाँ, अब जाके प्रॉपर मैंने स्टार्ट करना है, पहला जो सॉन्ग है वो मैंने गाना है, पहले एल्बम पे काम करना है। वो कौन-सा सन था और वो कब से आपने स्टार्ट किया था? वो ज़रा बता दें जो पहला आप कर रहे थे और पब्लिक को आप शेयर करने वाले थे? ये मतलब इस 2004 के बाद मैं रेडियो पाकिस्तान आया था पेशावर। वहाँ पे मैंने मतलब ऑडिशन भी दी थी और लायकज़ादा लायक साहब, अल्लाह उसको उम्र दे, ज़िंदगी लंबी कर दे उसकी, अच्छी सेहत दे उसको। वहाँ पे उसको मैं जानता था क्योंकि मेरा जो शायरी का उस्ताद था, हमारा बहुत ही बुज़ुर्ग, फ़ज़ल नईम नईम, हम उसको गुलदादा कहते हैं और हमारे गाँव में उसका बहुत ही बहुत बड़ा मदरसा है दीनी, और उस मदरसे का पहला स्टूडेंट मैं था और मेरे तजवीद के उस्ताद भी फ़ज़ल नईम नईम साहब थे। तो ये मुझे अपने शेर सुनाते थे और शायरी के महफ़िलों में मुझे मुशायरों में लेके गए, तो वहाँ पे मैंने लायकज़ादा लायक साहब के साथ 1-2 मुलाकात की थी। जब मैं रेडियो पाकिस्तान आया, मैंने ऑडिशन दिया, तो वहाँ पे मैंने लायक साहब को देखा, मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा अभी तो मेरे काम हो गया और मैंने उसको साइड पे जाके मैं उससे मिला, सलाम दुआ की। मैंने कहा सर मैं फलाँ गाँव से आया हूँ। अच्छा, और ऑडिशन तो मैंने दिया था। तो मैंने कहा था कि मैं फलाँ मौलवी फ़ज़ल नईम नईम का भतीजा हूँ। उसने कहा अच्छा, मुझे ऐसा कस के पकड़ा। बाद में मेरा नाम ही नहीं आया। तो मैंने कहा कि ये मैंने तो मतलब हवाला भी दिया। उसने कहा कि वो
मदरसा चलाता है, और अभी आपको मैं मतलब सिंगर बनाऊँ तो मेरे लिए मुश्किलात पैदा वो हो। मेरा जो वास्ता था वो काम नहीं आया मेरा। अभी मैंने 2020 में लायक साहब को ये कहानी बताई। वो बहुत हँसा, बहुत, उसको मैं बाबा बोलता हूँ। बहुत ही नफ़ीस बंदा है। तो ये ऑडिशन भी मैंने दी थी, और फिर मैं जब स्वात में हालात ख़राब हो गए और वहाँ पे एक फ़िज़ा और हवा की रुख बदल गया और सारा निज़ाम दरहम-बरहम हो गया। तो उसमें हम भी मतलब है अपने घरों को हम सवाबी में शिफ्ट हो गए 2-3 महीने के लिए। उसी दिनों पे वहाँ पे बिजली नहीं थी, वो जो हमारी बिजली का ग्रिड था उसको उड़ाया गया था। 1 महीना स्वात में बिजली नहीं थी। तो मेरा एक दोस्त था अयाज़ भाई, वो एक प्राइवेट चैनल में काम करता था, टीवी के चैनल में। उसने मुझे बुलाया, रमज़ान का महीना था। उसके साथ मैं फिर यहाँ पे आके मेरा एक और बहुत अच्छा दोस्त डॉक्टर इसरार अतल साहब, उसके साथ उठना-बैठना मेरा हो गया। अयाज़ साहब की बदौलत मैं पेशावर आ गया। पेशावर मैंने नज़दीक से देख लिया। यहाँ पे 1-2 महीने रहा। इसी बीच में आर्टिस्ट के जो जहाँ पे जो लोग आर्टिस्ट लोग होते हैं उनके साथ उठता-बैठता भी था। यहाँ पे मैंने फिर रास्ते निकाले और एक स्टूडियो मैंने देखा, यमी भाई, आसिफ भाई, इन लोगों के साथ फिर मैंने बात की। यहाँ पे 2008 में मैंने एल्बम शुरू किया, अपना पहला। 2000 में मैंने म्यूज़िक शुरू किया, 2008 में मैंने पहला एल्बम रिकॉर्डिंग शुरू किया, और 9 में वो कंप्लीट होके हमने जब रिलीज़ किया, तो उसके बाद अभी तक उस एल्बम का नाम क्या था? माज़ीगर। माज़ीगर। और वो जो टप्पीज़े हाँ, हाँ। टप्पीज़े वो पहले आप थे मेरे ख़्याल में जिसने वो उस पे काम किया था। अब जो मैं रिसर्च कर रहा था, क्योंकि मेरा टॉपिक भी यही था कि पश्तो लिटरेचर में मॉडर्निज़्म या न्यू जॉनर्स, तो उसकी तहकीक में ये बात सामने आई है कि ये टपीज़ी जो है, ये मुझसे पहले अफ़गानिस्तान के लग़मान में कोई सिंगर थे, वो गा चुके हैं मगर हमने नहीं सुने अभी तक। अच्छा। और ये लिख भी चुके हैं वहाँ पे 60 की दिहाई में, 70 की दिहाई में, मैंने नहीं सुने अभी तक। मतलब एक रेफ़रेंस या एक रिसाले में मैंने ये बात देखी है, और बड़ी तवील उस पे गुफ्तगू हुई है। मगर मैं अब भी कहता हूँ कि अभी तक इंटरनेट में नहीं है वो। ये ना हमने सुने हैं, ना हमने देखे हैं। अगर होगे किसी ने किया है तो हमें पता नहीं है। फिर जब हम तारीख़ लिखते हैं और जो मालूम है लोगों ने सुने हैं, वो 2009 में मैंने गाए थे और लिखे थे डॉक्टर हनीफ हैरान तोताखेल ने, टपईज़ जो नया सिन्फ़ है। और इसके बाद दूसरा एक सिन्फ़ आया टकूरीज़े, वो फिर डॉक्टर इसरातल साहब ने लिखे थे, वो फिर मैंने 2011 में गाए थे। अच्छा, पहला एल्बम जब आपका आया और वो सुपर डुपर हिट रहा, आज तक लोग उसे सुनते भी हैं नईम भाई। एक्सप्रेशन क्या थी, फीलिंग क्या थी कि यार वो तो 8 साल जब मैंने 2000 में वो मौसीकी शुरू की, 2008 तक मैंने इस पे काम किया, पहला एल्बम आया और वो सुपर डुपर हिट। उस वक़्त फीलिंग क्या थी? अब अभी तक मुझे तो ये नहीं, मैं जब कभी मतलब ये रश-रुश की जगह पे जाता हूँ, मुझे ये नहीं होता है कि मैं करण ख़ान हूँ। मैं भूल जाता हूँ। अब ये लोग मुझे याद दिलाते हैं कि आप तो फला, फला, फला। मैं उसी तरह का हूँ, जिस तरह का मैं वो खेतों में था, गाँव में था। नहीं, लेकिन करण भाई जब आपको एक सक्सेस मिलती है ना और इतनी सुपर डुपर लेवल की और आपको बहुत मिलती बड़ी है यार, सक्सेस। यस। आप एक किस्म से सेलिब्रिटी बन जाते हो। लोग आते हैं, आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, आपसे 1 मिनट बात करना चाहते हैं। तो वो समहाउ इंसान के दिमाग में थोड़ा-सा चढ़ जाता है कि यार अब मैं वो आम करण नहीं रहा। अब लोग मैं पहचानने थोड़ा लगे। सेलिब्रिटी वाला करण खान बन गया हूँ। तो मुझे अपने आप को जिस तरह कैरी करना है, लोगों से मिलना है, शायद मैं हर बंदे से मुझे मिलना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप दिन में कितने लोगों से ही मिल सकते हो। ज़ाहिर-सी बात है आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होते हो। आपने तो अपने करियर पे भी तो फ़ोकस करना है ना। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? ये बात करना तो बड़ा आसान है कि यार मैं अकेले था और करण खान मैं जैसे ही था। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है आपने कुछ स्टारडम तो आपके अंदर भी आया होगा या फीलिंग आई होगी। तो आई भी थी या नहीं और अगर नहीं, आई थी उसको नहीं, नहीं, कंट्रोल कैसे किया? मैं जो मेरे दोस्त है गाँव के, तो बचपन में भी मेरा यही फ़ितरत था कि मैं चहेता था सबका। हुँ। तो प्यार तो मुझे वहाँ से भी मिला है अपने दोस्तों से।
नहीं, लेकिन दोस्त चलें, आपके 100 दोस्त होंगे, लेकिन जब मैं आप मैं सेलिब्रिटी बन गए तो फिर तो मैं आपके कर- मैं लाखों करोड़ों चाहने में। वाले तो हैं। मैं यही कर रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे। तो जितने भी मेरी सुनने वाले हैं, ये सब मुझे अपने कज़न लगते हैं। अच्छा। खज़न। ये सब मुझे अपने कज़न लगते हैं कि ये मेरे कज़न हैं, ये मेरे दोस्त हैं। और कभी-कभी मैं ये सोचता हूँ कि काश ये इतने लोग हैं और टाइम कम है। हुँ, थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम होता तो मैं इसके साथ गपशप करता, सेल्फियाँ लेता। और जो मुझे मतलब है, बचपन में भी अगर ये होता तो मुझे बुरा लगता कि एक बंदा सेल्फी ले, तस्वीर बनाए और फिर बातें भी करे और हुँ, मैं सुनूँ भी। तो मैंने ऐसा भी किया है कि किसी ने गलत बात की है, मैंने उसको रोका है, उसका मोबाइल लेके अपनी तस्वीरें मैंने डिलीट की है और उसको जाने दिया हुँ, कि भाई तस्वीर आपका हक है, इज़्ज़त तो हमारा बनता है कि हमारा हाँ, इज़्ज़त करो या प्यार करो। जो आप हमको चाहते हो, तो हम तो आपकी वजह से है। बिल्कुल। अगर आप ना होते तो हम भी ना होते। मगर बदतमीज़ी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं। ना और ये हम तो करेंगे, ना किसी और को करने और ये देंगे। तो एक किस्म से मुनाफ़िकत हो गई है ना, तस्वीर भी ले रहा है। होते हैं इसी तरह, तस्वीर भी हाँ, ले इसी रहा है, तरह भी फ़ेसबुक होते पे भी हैं। डालेगा कि मैं आज खरन कहाँ से मिला, और पीठ हाँ। पीछे दोस्तों में बैठ के ग़ीबतें भी कर रहे होंगे। ये नहीं, बहुत सहा है हमने। दोस्तों में बैठ के करे, वो तो अब हम हमें नहीं। अच्छा, आपके सामने? मतलब यहाँ पे तस्वीर लिया और हाँ, निकलते वक़्त क्या को छोड़ो यार, बस हमने अपना काम कर लिया या इसको जाने दो, बस हम अपना वो चला लेंगे। ये हमने सुन लिया तो हमने इसको मना किया है या समझाया है। बस इसी तरह भी लोग हैं। हमारे लोग तो अ, मतलब इसमें अगर थोड़ी बहुत गलतियाँ है, प्यार बहुत ज़्यादा है। हुँ, अगर एक बात पे आप उसको समझाओ तो बस उसके लिए वो काफ़ी है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि हमारे एक ही बात से किसी इंटरव्यू में किसी जगह पे या सुनी है और सालों बाद हमें मिल के बताया कि वहाँ उस बात से मैंने ये सीखा और हुँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बदलाव लाया, मैं अपनी ज़िंदगी में ये। एग्ज़ैक्टली। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है फिर। बिल्कुल। इसी पे हम खुश होते हैं कि चलो कुछ लोग तो है जो हमारी बात सुन भी रहे हैं और उसको मान रहे हैं और उसका अच्छा मतलब ले रहा है, निकाल रहा है। तो ये होता रहता है। ये तो हर किसी हर एक जगह पे जब म्यूज़िशियन हो या म्यूज़िक डायरेक्टर हो या सिंगर हो या शायर हो, जितना प्यार हमें लोग करते हैं, शायर को भी करते हैं। जितना प्यार सिंगर को लोग करते हैं, एक्टर को भी करते हैं। मगर इन्हीं लोगों के अक़दार और इन्हीं लोगों की रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए हमने आगे काम करना है, तो ये लोग और भी मोहब्बत देंगे हमें। हुँ। मेरा ये अक़ीदा है। अच्छा, आपने शायरी की बात की या आपने गुलकार की बात की। मैं थोड़ा-सा ये समझना चाहूँगा कि जब आप एक एल्बम बनाते हैं या एक गाना बनाते हैं, सही है? क्योंकि उस वक़्त आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि एक एल्बम में तकरीबन लगभग 10-12 सॉन्ग्स होते हैं, हुँ। गाने होते हैं। मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि एक गाने के पीछे कितने लोग कार फ़रमा हैं? क्या है वो प्रोसेस एक गाने का और फिर एक एल्बम के बनाने का, स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको देखें? जो ओरिजिनल गाना होता है ना, एक तो फ़िल्मी होते हैं, ये भी गाने हैं। ड्रामे के टाइटल सॉन्ग्स भी गाना होता है। किसी इदारे के लिए गाना भी गाना होता है। किसी स्कूल के लिए या ये सब म्यूज़िक में आते हैं। मैं एक फ़िल्म देख रहा था, उसमें मैंने सुना था कि किसी भी मुल्क का नेशनल तकरीर नहीं है, हर मुल्क का नेशनल सॉन्ग होगा। तो ये मतलब ये ज़रूरी चीज़ है। वहाँ पे एक मुल्क के जो तराना होता है, जो मिली नगमा होता है, वो नेशनल सॉन्ग होता है उसका। हुँ, तो इसी तरह इसमें तो भी बहुत लोगों का हाथ होता है, बहुत लोगों के माइंड होते हैं। मगर एक गाने में फ़िल्मी गाने के अलावा मैं बात कर रहा हूँ जो हम करते हैं इसी में। सबसे पहली होती है शायरी, शायर आ गया। हुँ, फिर सिलेक्शन, फिर शेर में ग़ज़ल में 10 शेर है, 8 है और आपने गाने हैं 4-5। हुँ, तो इसको सेलेक्ट करना भी एक अलग बहुत ही मतलब है मुश्किल मरहला है। उसके बाद फिर होती है कंपोज़िशन। इसी शेर को कंपोज़ करना है कि हमने किस राग में और किस ताल में गाना है और इसकी शायरी की मूड क्या है। इसमें मतलब है खुशी की वो इज़हार है, गम का इज़हार है, जज़्बे का इज़हार, कौन-सी मतलब है शायरी में क्या कहता है शायर, वही कंपोज़ अगर उसी शायर की शायरी के मुताबिक हो जाए, फिर उसके लिए होता है स्टूडियो सिलेक्शन कि किस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्ड करना है। और म्यूजिशियन में मैंने किस-किस को बिठाना है। इस गाने में अब ये नहीं है कि जितनी भी इंस्ट्रूमेंट है आप सब एक गाने में बजाएँ।
हर एक गाने के मूड के मुताबिक आप इंस्ट्रूमेंट लोगे। किसी में फ्लूट अच्छा लगेगा, किसी में वायलिन अच्छा लगेगा, किसी में गिटार, किसी में रबाब, किसी में हारमोनियम, किसी में और इंस्ट्रूमेंट जितनी भी है। तो वो आपने सेलेक्ट करना है कि इसमें हमने क्या बजाना है और किस से बजाना है। और फिर अपनी खर्च को पहचानना है, अपने सुर को पहचानना है। जितनी भी मेरे म्यूज़िक के दोस्त हैं, जो म्यूज़िक को समझते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो अच्छे असातिज़ा से पूछ सकते हैं। हर सिंगर के लिए लाज़मी है कि वो अपने खर्च को पहचाने, कि वो किस सुर से, क्योंकि हारमोनियम में 3 सप्तक जब होते हैं तो 1 सप्तक में 12 सुर होते हैं। और 12 सुरों में से अगर आपने गलत सुर चूज़ किया तो आपका पूरा वोकल भी डिस्टर्ब होगा और आपका गाना भी अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले आपने अपने खर्च को पहचाना, और ये हमने उस्तादों से सीखा है। आपने कर्ज सेलेक्ट किया, स्टूडियो सेलेक्ट किया, शायरी सेलेक्ट की, कंपोज़िशन की, फिर आपने रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्डिस्ट जो होते हैं उसके फिर म्यूज़िक की अलग वो बनावट जो होती है उसका अलग कंपोज़ होता है। तो वो जब आपने कर लिया और शायरी अच्छे तरीके से अदा की तो एक गाने में इतने लोगों की ज़रूरत होती। नॉर्मली एक एक गाना कंपोज़ करते हुए कितना टाइम लग जाता है और फिर एक एल्बम? ये एक अलग प्रोसेस है। कंपोज़िशन जो है ना, ये ज़बरदस्ती नहीं होती है। ये इल्हामी कैफ़ियत है। ये जब आपको आ गया, नहीं आया तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। फिर जब जिस तरह के शायर जो है ना, वो बैठ के शेर नहीं लिख सकते। उसको जब इल्हाम होगा और वो मतलब है, अभी वो बहुत ही ज़रूरी काम में है और शायर है, और उसको एक एक थ थॉट आ गया, उसको एक एक चीज़ आ गई ज़हन में, तो वो सब काम छोड़-छाड़ के उसको सेव करेगा कि बाद में उसको मैं ग़ज़ल में डाल दूँगा, सांचे में डाल दूँगा। अगर वो बैठ गया कि ये मैं शायरी कर रहा हूँ, ये तो फिर वो शायरी नहीं होती, फिर माहिरी होती है। हुँ। और वो फिर मतलब है उसमें इल्हामी कुछ कुछ भी नहीं है। इसी तरह म्यूज़िक होता है, इसी तरह कंपोज़िशन होती है। अच्छा करण भाई, ये तो आपने बता दिया वो सारा प्रोसेस जिससे एक सॉन्ग निकलता है, एक गाना निकलता है, सही है? इस इंडस्ट्री में अगर कोई आना चाहता है, लेट्स से अगर कोई हमारा एस्पायरिंग सिंगर है या जो शौक रखता है गाने का, जो चाहता है कि वो गुलकार बने और इस करियर को अपनाए, तो क्या उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं? मतलब जो उसकी ख्वाहिशात हैं माली लिहाज से, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है शौक तो है, लेकिन साथ में आपको पेट भी बा पालना है। आपको अपनी फैमिली को भी तो फैसिलिटेट करना है, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल देनी है। तो इस करियर में पैसा भी है? यहाँ पे सबसे पहले तो बात ये है कि पाकिस्तान में म्यूज़िक इंडस्ट्री नहीं है। पूरे पाकिस्तान में, उर्दू में भी, पश्तो में भी, पंजाबी में भी, सिंधी में भी, जो भी हो रहा है, ये अपने तरफ से लोग कर रहे हैं। ना और ये मतलब है, मैं ये नहीं कि मैं किसी से गिला करता हूँ या शिकवा करता हूँ। अ, ये नहीं है बदकिस्मती से, ना इसका कोई स्कूल है। अभी मेरे ख़्याल में लाहौर में है। एक मैंने नाम सुना है कि वहाँ पे लोग म्यूज़िक सीखते हैं। मगर मैं खुद नहीं गया हूँ उधर। हमारे सूबे में नहीं है, और जो मैं थोड़ा बहुत सीखा हूँ, ये तो मैं प्राइवेट सीखा हूँ। अगर किसी के पास वक़्त और पैसा है और टैलेंट भी है, तो फिर आ जाए। नहीं, लेकिन अगर आपके जैसे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाला, जिसके पास पैसा नहीं है, जो कि एक लोअर मिडल क्लास से आ रहा है, लेकिन चाह रहा है कि यार मैं करण खान से इतना इंस्पायर हूँ और मेरी आवाज़ भी अच्छी है, लेकिन मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं भी सिंगर बनना चाहता हूँ। लेकिन सही है, शौक तो वो पूरा कर लेगा। वो किसी न किसी तरीके से अपनी स्ट्रगल करके गाना गा भी लेगा। लेकिन वो जो है साथ में और काम भी करेगा, या जो मेरे कहने का मतलब है इस इंडस्ट्री से आप कुछ इस इंड लिविंग बना सकते हो? अभी जो स्टार्ट में हर हर चीज़ में मुश्किल होती है ना, इंडस्ट्री का तो मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मैंने खुद इंडस्ट्री में काम अच्छा, नहीं लेट मी किया है। पुट इट दिस वे, ठीक है? आपने जब पहला एल्बम अपना किया, हाँ, जब वो हाँ। वो कामयाब मैंने गया, फ्री नहीं किया, वो मेरे भाइयों ने मुझे पैसे दिए थे। उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया था हाँ, और उसके कामयाब होने के बाद उसकी मतलब इतने डाउनलोड्स और व्यूज़, और मिसाल अगर आपने उसकी सीडियाँ निकाली उस वक़्त से, तो कुछ पैसे नहीं आए उससे? नहीं, ये तो मैं मैंने फिर वो मुफ़्त नहीं दिया किसी को।
मैंने उस पे पैसे लगाए और मैंने फिर उसको मतलब है मुफ़्त नहीं दिया है। उसी वही जो इसके उसका जो कॉस्ट था वो मैंने लिया था। डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे की उस एल्बम की? वो वहाँ पे उस वक़्त पेशावर में बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर था उसने मगर ये है कि मैंने उसको अपने कॉपीराइट मैंने किसी को नहीं दिए म्यूज़िक का। हुँ, हुँ। मैंने उसको ऑडियो सीडी, ऑडियो टेप रिलीज़ करने के लिए दिया था हुँ, हुँ। और उस पे उस वक़्त जितना खर्च आया था उसने वो अदा किया। जब वो हिट हो गया और मेरे ख़्याल में अगर उस वक़्त उस पे खर्चा 1 लाख आया था तो अगर मैं उस एल्बम की पहली एल्बम की बात करूँ तो उस डिस्ट्रीब्यूटर ने करोड़ों कमाए थे उससे। हुँ। मतलब है मैंने उसको नुकसान नहीं दिया है। तभी तो उसने अगर पहला एल्बम मैंने 1 लाख पे दिया था तो तभी तो उसने मेरा दूसरा एल्बम 2 लाख पे लिया। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो 2 लाख ने उसको लिए कितना कमाया होगा। मगर मैं अब भी कहता हूँ कि मैंने किसी के साथ अपना जो मेरा प्रॉपर्टी है म्यूज़िक, ये कॉपीराइट मैंने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं दिया। अगर दिया है तो अभी जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है उसको मैंने दिया है और वो भी 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे मैं देता हूँ। हुँ। प्रॉपर मैंने किसी को नहीं दिया है। ये अपनी कंपनी जो अभी मेरे साथ है उस पे मैं काम करता हूँ। मगर पहले एल्बम पे मैंने पैसे लगाए थे, चाहे थोड़े थे, हुँ। चाहे जो यमी भाई है मेरा उसने मेरे साथ भाईबंदी की, आसिफ ने भाईबंदी की, मगर फिर भी पैसे के बगैर नहीं हुआ था। हुँ। तो हर मैं मेरे कहने का मकसद ये है कि पहले तो सीखे, आप में टैलेंट होना चाहिए, फिर सीखना चाहिए, असातिज़ा के साथ बैठना चाहिए, वक़्त वक़्त आप दोगे 3 साल, 4 साल और फिर उसको समझ के, सीख के, समझ के, फिर आपके पास पैसे होंगे। फिर रिकॉर्ड करके, फिर वीडियो बना के, फिर आपने इंडस्ट्री नहीं है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया को हम तो इंडस्ट्री नहीं कह सकते, सोशल मीडिया तो हर किसी का है। तो अगर प्रॉपर तरीके से आ जाए और वो भी यूट्यूब और फेसबुक और जितनी भी साइट है, उसका जो सही तरीक़ाकार होता है वो अपनाए, कॉपीराइट करे। कॉपीराइट पे भी पैसे लगते हैं, पर सॉन्ग के मेरे ख़्याल में 2500 3000 रुपए लेते हैं ऑडियो के। हुँ। तो ये सब चीज़ें करके फिर आपको और वो रिक्वायरमेंट आपने पूरा किया यूट्यूब का और फेसबुक का कि आपके लोग हो, सब्सक्राइबर हो, तो फिर आपको उसका इनकम आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सवाल ऐड करना चाहता हूँ। आपने 10वीं पास करके कराची गए, वहाँ पे आपने स्ट्रगल किया, मेहनत की, मौसीकी सीखी, वापस आप आ गए गाँव। फिर आपने करियर बिल्ड किया, एक नाम कमाया। उसके बाद वो एक क्या जज़्बा था कि आपने कहा कि नहीं यार मैंने दोबारा से रिज़्यूम करानी अपनी तालीम और फिर दोबारा से आप गए और माशाल्लाह पीएचडी आपने कर ली। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और ये किस तरह की है? ये ज़रा शेयर कराएँ प्लीज़। ताहिर भाई ये तो जब मैं प्रोग्राम पे जाता था उस वक़्त मैं प्रोग्राम करता था लोकल सतह पे अपने स्वात में और वहाँ पे मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त अयाज़ ख़ान, उसके साथ मैं 2-3 साल प्रोग्राम पे गया हूँ। उस्ताद शेरजान जब थे और एक तूती मेरा एक दोस्त है, नवीद रबाबिस्ट मिंगोरा में है। अ, लुक़मान लाला जी ये सब थे। तो अयाज़ जिन लोगों के साथ उठता-बैठता था उसमें उस्मानुल अस्यार साहब थे, अभी भी है अल्लाह उसको सलामत रखे, अताउल्लाह जान भाई, तो हबीबुल्लाह खान बेताब साहब। तो इन लोगों से मतलब ये तालीम याफ़्ता भी थे और इल्म की बातें करते थे। तो मेरे दिल में ये होता था कि भई सिर्फ़ सिंगिंग तो नहीं है, कुछ ना कुछ सीखना भी तो है। तो फिर मैंने प्राइवेट एडमिशन किया मैट्रिक मैंने पास कर लिया। उसके बाद ये मास्टर तक मास्टर भी मैंने प्राइवेट किया। उसके बाद फिर मेरे जब मार्क्स अच्छे आए, तो पेशावर में मुझे अच्छे असातिज़ा मिले। डॉक्टर इसरार अतल साहब की बदौलत उसने मुझे बड़ा गाइड किया। मास्टर उसी ने मतलब है मैं यही कहूँगा कि ये मैंने जो एमए किया है ये डॉक्टर इसरार अतल साहब ने ज़बरदस्ती करवाया है मुझ पे। अच्छा। और उसके बाद मुझे डॉक्टर दानिश बेटनिया साहब और अच्छे दोस्त डॉक्टर अनवर और फैसल फारान और अच्छे असातिज़ा मुझे मिले और फिर मैंने एमफ़िल लीडिंग टू पीएचडी में एडमिशन किया 2013 में और 21 में ख़त्म हो गया। यहीं पे ये क्वेश्चन रेज़ होता है कि एक तो आप करियर पे काम कर रहे हो। मौसीकार के साथ-साथ माशाल्लाह करन लाला बहुत बड़े और बहुत अच्छे शायर भी है। वो लिखते भी बहुत ज़्यादा और जब भी ग़ज़ल नया लिखते तो मुझे कॉल करते हैं, हम
45 मिनट 50 मिनट तक। बदकिस्मती है कि इसके साथ टाइम नहीं होता है आजकल। आजकल माशाल्लाह से बिजनेसमैन नहीं, है, लेकिन फुल टाइम। फिर भी इस बंदे को पता है, जब कॉल करता है तो हम 30 मिनट 45 मिनट, वो जब गज़ल लिखता है तो हम उस पे डिस्कशन करते हैं, और मैं लकी हूँ कि ये पहले मुझे कॉल करते हैं, मुझे सुनाते हैं, क्योंकि हम एक-दूसरे की फीलिंग को समझ सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यार, एक तरफ आप करियर पे काम कर रहे हो, एक शायर बंदा होता है, उसकी अपनी दुनिया होती है, अपनी दुनिया में वो मगन होता है, और तीसरी तरफ स्टडी, वो भी यार पीएचडी उतने लेवल हुँ। तक जाना, इन टाइमों को मैनेज किस तरह, और फैमिली को भी टाइम देना होता है, दोस्तों को भी टाइम देना होता है, इन चीज़ों को आपने किस तरह मैनेज किया, वो मैं जानना चाहता ताहिर भाई देखिए, 24 घंटों में अगर बंदा चाहे तो बहुत का अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने की है, म्यूज़िक और शायरी, ये अल्लाह गवाह है, ये मैंने अपनी नींद का, मेरा अपना टाइम जो था ना, मतलब 6 घंटे में सोता हूँ 5, वो मैंने ख़राब किया है, हूँ। आय हाय! सालों साल, और करता रहा हूँ। तो ये मैंने अपना जो मेरे मेरे अपने लिए जो टाइम है 4-5 घंटे, उसी में से मैंने एक-एक नज़म पे वो 3-3 घंटे ख़राब किए, 2-2 घंटे ख़राब किए। तो ये मैंने अपना जो मेरे आराम का टाइम है, मेरे सोने का टाइम, वो मैंने उस पे मैंने गुज़ारा किया है। और स्टडी तो मेरा शौक भी है, करता भी हूँ, और अच्छा भी लगता है, और सीखा है। दोस्त मुझे ऐसे मिले हैं कि उसके साथ बातों-बातों में इतना मैंने सीखा है कि बस वो उसी का वो समर है कि मैंने मेरा पीएचडी वो कंप्लीट हो गया। माशाअल्लाह। मतलब कि देखें सर, कुर्बानी के बगैर कुछ भी नहीं होता। ख्वाह वो आपको कुर्बानी देनी पड़ रही है या आपको अपनी नींद का टाइम कुर्बान करना पड़ रहा है। एक हेल्दी इंसान के लिए 8 घंटे की जो नींद है, डॉक्टर्स कहते हैं कि 8 घंटे की होनी चाहिए, ताकि आप अपना दिन पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ गुज़ारो और अपने काम पूरे करो। लेकिन करण भाई ने अपनी नींद कुर्बान कर दी सिर्फ़ इसलिए कि ये अपनी पीएचडी भी कर रहे हैं, ये फैमिली को टाइम भी इनको देना है, सही है? लेकिन इनका शौक भी है शायरी, वो भी इन्होंने पूरी करनी है और पीएचडी तो करनी ही करनी है। तो मतलब कि मेरे ख़्याल में अगर कोई बंदा अपना टाइम ऑर्गेनाइज़ तरीके से मैनेज कर ले, तो काफ़ी काम निकल जाते हैं। बहुत काम हो सकते हैं। एक बंदा बहुत ही लोगों के खैर का ज़रिया बन सकता है, और एक बंदा लाखों लोगों को नुकसान भी पहुँचा सकता है। अगर बिल्कुल। थोड़ा-सा मैनेजमेंट उसमें हो ना, टाइम टेबल हो, तो 24 घंटे बहुत बड़ी चीज़ है। करण भाई तकरीबन आपकी कितनी एल्बम्स इस वक़्त तक रिलीज़ हो चुकी हैं? मेरे भाई, मेरे सीरियल वाइज़ जो है 19वाँ एल्बम अभी शुरू हो गया, और स्पेशल जो ग़ज़ल नाइट मैंने की है, तो 3 मैंने की है। 4 सॉरी, 4 वो और 19 गज़ 19वाँ ये शुरू गज़ल हो गया। नाइट, वो ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें लाला, गज़ल नाइट मतलब? ग़ज़ल नाइट ये है कि सबसे पहले डॉक्टर इसरातल साहब और मेरे दोस्तों ने, जो हमारा एक दोस्तों का एक ग्रुप है, उसका नाम है पुख्तून वली। पुख्तून वली के नाम से हमारा एक ग्रुप है, और उसमें अच्छे-अच्छे दोस्त हैं। अफ़गानिस्तान की भी है, और यहाँ पे जोब के क्वेटा की भी दोस्त। उसमें हम हैं 10-15 दोस्त। हुँ, हुँ। तो ये डिस्कस हमने किया कि भई डॉक्टर साहिब शाह साबिर को 2007 में वो वफ़ात हो गया है, और उस्ताद बंदा था वो। उसने क्रिटिसिज़्म में पीएचडी की थी। तो उसकी शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो हमने एक ग़ज़ल नाइट, उसके कलाम हमने सेलेक्ट किए। फिर उस्ताद हारून बादशाह भी आया था उसी दिनों, 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक सॉन्ग वो भी हमारे लिए, मतलब उसी उस्ताद शायर साहिब शाह साबिर साहब के कलाम गाए। ओ गज़ल नाइट इतना लोगों ने पसंद किया। उसमें बड़े मशहूर गाने थे, द खानान व सवायुच खानान दी, बहुत अच्छे-अच्छे गाने। तो फिर हमने दूसरा जो सिलसिला किया, वो हमने 4 हमारे जो शुअरा है उसके कलाम 4 हमने गाए, दूसरा गज़ल नाइट। तीसरा फिर हमने किया साहिब शाह साबिर साहब का 2019 में। और चौथा मैंने और हारून बादशाह साहब ने किया है, अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। ये कुछ 7-5 शायर मैंने गाए, और 6 शायर हारून बादशाह साहब ने गाए। ये भी मेरे साथ अभी तक वीडियो मौजूद है, इसको मैं कर लूँगा। और 5वीं गज़ल नाइट जो है ना, उसकी तैयारी अभी मैं कर रहा हूँ कि 2 शुअरा है हमारे पश्तो के, इसको मैं रिकॉर्ड कर लूँ, और ये एक नायट बनाऊँ उसका। और अभी वो ज़िंदा है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे कि वो भी हमारे साथ बैठे, और हम एक दूसरे की शायरी भी सुने, और हाँ, म्यूज़िक भी लोगों के साथ शेयर करें।
करण भाई तकरीबन आपने बताया 19 एल्बम्स तक माशाल्लाह आप अभी पहुँच गए हैं ना, तो गिव और टेक अगर हम एवरेज भी निकालें हर एल्बम की 10 सॉन्ग्स, तो ये तकरीबन 19 ज़रबे 10 तकरीबन 190 गाने बनते हैं। हुँ, हुँ। जिसमें अच्छी खासी टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज़, ह्यूमन रिसोर्सेज़, कैपिटल यूज़ होता है, सही है? पैसा भी यूज़ होता है, इंसानी क़ुव्वत भी जाती है। स्टार्ट में जब आपने ये प्रोसेस एक्सप्लेन किया था ना कि इसमें कंपोज़र होता है, इसमें एक शायर होता है, इसमें फिर कंपोज़िंग होती है, वो सॉन्ग्स भी हैं, लेकिन इसमें इतने सॉन्ग्स कितने हैं जिसमें शायरी भी आपकी अपनी है? जो आपने खुद ही जो आपने अपनी नींद का टाइम काटा था ना, जो 2-2 घंटे और 3-3 घंटे काट-काट के आप शायरी करते थे और फिर उसको थोड़ा ऑर्गनाइज़ करके उसके साथ वो ताल से ताल मिलाते थे, फिर वो गाना गाते थे। इन 190 गानों में आपकी अपनी शायरी वाले कितने गाने होंगे? अ, अगर मेरे सब गाने अभी तक जितने मैंने रिकॉर्ड किए अगर 200 है, हुँ, हुँ। तो उसमें से 20 गाने ऐसे होंगे जिसकी शायरी मेरी होगी। और इसमें कंपोज़िशन 10 कंपोज़िशन मेरे कुछ नज़दीक दोस्तों ने किए होंगे, जैसा कि उस्ताद हारून बादशाह साहब के 1-2 कंपोज़िशन मैं गा चुका हूँ। फ़ारूक उस्ताद का एक कंपोज़िशन मैं गा चुका हूँ, उस्ताद शेरजान साहब का, ए आर अनवर साहब का, मास खान विशाल साहब का, उस्ताद साहिब गुल साहब का, मास्टर अली हैदर साहब का। इसके अलावा 185 गानों के कंपोज़िशन मेरे अपने कंपोज़र भी है ना खुद माशाल्लाह। माशाल्लाह, और 20 तक शायरी मेरे अपने होगी। अमेज़िंग। और ये मुझे मतलब है मैं नहीं कि मैं कंपोज़र हूँ या बस अल्लाह ने दिए है। बस एक चीज़ आया है और उसको हमने रिकॉर्ड किया और लोगों ने पसंद किया है। नहीं, आपकी अपनी मेहनत भी इसमें शामिल है। सर, तकदीर के साथ-साथ तदबीर का होना भी ज़रूरी है। ये ऐसे नहीं था कि आप गॉड गिफ्टेड थे और बस वो चीज़ आप पर जो है आपके कानों में आई, आपने गा दिया एफर्टलेस। उसके पीछे एक मेहनत है, एक स्ट्रगल है, एक कुर्बानी है। मुझे टीम अच्छी मिली है। मेरी टीम में मैं लाज़मी इन सब दोस्तों का ज़िक्र करूँगा। उस्ताद आसिफ़ हुसैन जो कि बहुत ही काबिल बंदा है और बहुत ही अच्छा सिंगर और अच्छा कंपोज़र, अच्छा ऑर्गेनाइज़र है वो। ऑर्गेनाइज़ करता है म्यूज़िक को, समझता है म्यूज़िक को। उस्ताद मेरा दोस्त, मेरा भाई यमी खान, अ, वक़ार अतल जो बहुत ही अच्छा रबाब प्लेयर है और बहुत क्यूट भाई है मेरा, छोटा भाई है मेरा। अ, शौकत पनियाल जो एक वक़्त में 6-7 इंस्ट्रूमेंट बजाता है और अच्छा बजाता है और वॉव! बहुत ही सादा-लूह बंदा है। दोस्त है मेरा, मेरे साथ टीम में है। हारून पुख्तून मेरे साथ तबला बजाता है और 11 साल से मेरे साथ है ये लड़के। शाकिर अरमान मेरे साथ ड्रम भी बजाता है, ढोलक भी बजाता है। बहुत ही प्यारा बंदा है। तो ये मेरे जो दोस्त है, मेरी म्यूज़िक की जो टीम है और जो असातिज़ा मुझे मतलब है काम करते वक़्त मुझे जो लोग मिले हैं, जैसा कि मैं ज़िक्र करूँगा उस्ताद साहिब गुल की। उसने हारून बादशाह साहब के साथ 42-43 एल्बम में काम किया। उस्ताद मास खान साहब का ज़िक्र, मास्टर अली हैदर साहब का। इसी तरह मैं ज़रो नज़र मोहम्मद ज़रो उस्ताद का ज़िक्र करूँगा। इतने अच्छे-अच्छे ऐवन शफ़ीक साहब, उससे हमने बहुत कुछ सीखे हैं और जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो सब मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। मेरे लिए सब काबिल इज़्ज़त है और ये सब अगर ना होते तो मैं भी ना होता। इट्स अ टीम वर्क। मेरा मेरा टीम है ये सब लोग। अच्छा ताहिर भाई, एक चीज़ तो हम पूछना ही भूल गए हैं। माशाल्लाह 19 एल्बमें भी हो गई हैं, हमें वो सारा प्रोसेस भी पता चल गया और इनकी कुर्बानियों का भी पता चल गया। लेकिन एक चीज़ जो हमने इनसे नहीं पूछी ना, कि सर आप किस किस्म के गाने गाते हैं? कौन-सा जॉनरा है आपका? किस किस्म का म्यूज़िक आप प्रोड्यूस करते हैं, गाने प्रोड्यूस करते हैं? वही जो हमारे पश्तो में होते हैं कि बस आशिक और माशूक होते हैं और बागों में घूम रहे होते हैं, या आपका जो स्टाइल है या आपका जो जॉनरा है सिंगिंग का, किस किस्म के गाने आप गाते हैं? हम मतलब एक तो होता है फ़ोकलोर जो हमारा इलाकाई म्यूज़िक होता है ना, हुँ। वो तो मस्ट है, वो तो ज़रूरी है। मैंने वो भी किया है, वो भी करता हूँ और वो भी करता रहूँगा क्योंकि ये हमारी मिट्टी की उसमें खुशबू है उस म्यूज़िक में और हमारे पहाड़ों के जितने हमारे कोसार है उसकी खुशबू अगर उसमें ना हो तो फिर तो मज़ा नहीं आता है।
उसके अलावा नीम क्लासिकल जो कि पूरी बड़ी सगीर में लोग सुनते हैं, अच्छे लगते हैं, वो भी हम करते हैं, गज़ल जिसको कहते हैं। नज़म को अगर नीम क्लासिकल में गाया जाए तो हमने जैज़ म्यूज़िक भी किया है, हमने पॉप भी किया है, हमने हिप हॉप भी किया है, हमने रॉक भी किया है। अपने गानों में ये सब चीज़ें हमने तजुर्बे किए हैं हमने और करते रहते हैं। हम म्यूज़िक में क्योंकि म्यूज़िक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसमें हर किस्म के लोगों का, हर किस्म के लोगों के उसके ज़ायक़े का ख़्याल रखना पड़ता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी म्यूज़िक में सारे जॉनर्स हो, अगर भले वो थोड़े से हो, मगर हो। तो मैं ट्राई करता रहता हूँ और मैंने जितना भी काम किया है, जितने भी हमने तजुर्बे किए हैं, सब लोगों ने पसंद किए हैं। जो आपकी कव्वालीज़ हैं, कव्वालीज़ तो सूफ़ीज़्म ये तो हम हर आप एल्बम में करते हैं। लेकिन उसके पीछे इंस्पिरेशन कौन है? कव्वालीज़ में आप क्या रहमान बाबा, खुशहाल खान खटक के मैसेज से इंस्पायर हैं या किसके? खुशहाल बाबा के तसव्वुफ़ की एक अलग कहानी है, वो अलग शाख है वो। खुशहाल बाबा में पश्तो शायरी में अगर खुशहाल बाबा को हम लें तो एक बहुत ही बड़े मुहक्किक ने कहा था कि पश्तो शायरी से अगर टप्पा और खुशहाल बाबा अलग हो जाए तो फिर इसमें कुछ नहीं रहता है। इसी तरह हमारा रहमान बाबा जो बहुत ही बहुत बड़े वली समझे जाते हैं और है भी, उसकी शायरी से पता चलता है। तो तसव्वुफ़ में या कव्वाली में रहमान बाबा की शायरी या हमज़ा बाबा की शायरी या इसी तरह बहुत शुअरा है कि उसमें तसव्वुफ़ का रंग होता है, मगर हमारे पश्तून अक़ीदत से भी ज़्यादा रहमान बाबा से मोहब्बत करते हैं, तो इसीलिए हर साल मैं एक कव्वाली रहमान बाबा की नया गा लेता हूँ। सर, म्यूज़िक के बारे में काफ़ी बातें हो गई, आपकी स्ट्रगल के हवाले से भी हो गई। करण खान ऐज़ अ जो जो देखने वाले हैं, उनके लिए वो एक सुपरस्टार है। लोग जानना चाहते हैं कि एक सुपरस्टार की ज़िंदगी होती कैसे है सुबह से रात तक? वो 24 घंटे गुज़ारता कैसे है? 24 घंटे ये तो अब हमें खुद भी पता नहीं चलता है, एक दिन इस एक एवरेज लगा लें, एक हाँ, एवरेज लगा लें। ये है कि अभी तो मुझे याद नहीं कि कौन-सी रात हम पूरी नींद सोए हैं। वही सुबह के नमाज़ के बाद सोते हैं, दोपहर की नमाज़ के लिए उठते हैं। मेरा जो है मैं तो सुबह की नमाज़ पढ़ के सो जाता हूँ, दोपहर को उठ जाता हूँ, फिर नाश्ता-वाश्ता करके और नाश्ता भी इतना मतलब ये नहीं हुआ, एक सेब होता है, 4-5 बादाम होते हैं, 4-5 खजूर होते हैं, 4-5 ज़ैतून होते हैं। उसी को करके फिर कॉफ़ी पी के असर के टाइम हमने जाना होता है जिम पे, स्पोर्ट्स के लिए वॉक करते हैं और 7-8 किलोमीटर दौड़ते हैं। फिर 8 बजे और इस बीच-बीच में नमाज़ भी होती है असर का और शाम का, इशा का। इसके बाद आके फिर हमने स्टूडियो में या शेर व अदब में या दोस्तों में बैठ के या कहीं पे फंक्शन पे जाके फिर रात जाग के गुज़ारना और फिर वही सुबह। हाँ, अगर गाँव जाना हो 10-15 दिन में, तो उसका फिर वो तरतीब अलग हो जाता है। फिर गाँव जाके हम अपने नहीं होते, बहनों के और भाइयों के, दोस्तों के, गाँव के दोस्तों के और अपनों के और वहाँ गमी और खुशी में जाने का, तो 2-3 दिन उधर गुज़र जाते। फिर आके वही आपको शहर। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है, लाला माशाल्लाह बड़े प्यारे भी है, हैंडसम भी है, हाँ। बड़े फेमस भी है। ये चीज़ें मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मेरा तो इतना नहीं है, मैं तो 4-5 साल से काम कर रहा हूँ माशाल्लाह, 14-15 साल से काम। शादियों की बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आती है यार, आप तो माशाल्लाह बहुत सारे, अभी एक जगह पे हम बैठे थे तो कह रहे आपको कनाडा में भी लोग सुनते हैं, यूएसए में भी सुनते हैं, दुनिया के कोने-कोने पे। शादी करेंगे इंशाल्लाह। अब नहीं नहीं, और शादी वैसे हुई है लाला की बटखेला से। नहीं, ये मत बताएँ ना, बहुत से इनके चाहने वालों का अच्छा, दिल टूट जाएगा। ये ज़रा नहीं, बता नहीं, दें मेरी लाला। शादी हुई है। हाँ, नहीं, लेकिन म्यूज़िक इस्लाम में में आने से पहले मेरी शादी नहीं, हुई। ये लेकिन चीज़ें किस तरह कंट्रोल करते हो? ऑफ़र तो आते हैं ना, लोग तो हाँ। पूछते हैं, मोहब्बत करने वाले बहुत होते हैं। इन चीज़ों को मैनेज किस तरह नहीं, और करते हो? इस्लाम में तो वैसे भी 4 शादियों की हाँ, इजाज़त है वो तो ना। है, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि ये क्या करते हैं? यार देखिए मैं लाजवाब हो जाता हूँ ऐसी बातों पे ना। नहीं, बताएँ, बताएँ। अब मुझे तो पता है कि मेरे घर वाले तो ये इंटरव्यू नहीं देखते हैं। अगर देखे भी तो उर्दू में उसको समझ नहीं आती है। मगर अब मुझे ये पता नहीं है कि ये क्यों ये हमारे साथ कर रहे नहीं, हैं। बताएँ ना, देखिए
आपके इतने चाहने वाले हैं, लड़कियां भी चाहती हैं आपसे हाँ बात करें, यार। तो खूबसूरत भी हैं। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर मोहब्बत करने वाला आपको मिले। नहीं नहीं सर, मोहब्बत को छोड़ दें इस वक्त। अच्छा, शादी की जब बात जब 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 लड़की आपको अप्रोच करती है, जब आपके बॉक्स के में मैसेज आता है खूबसूरत लड़की का, और उसकी डीपी भी, आप उसकी प्रोफाइल भी थोड़ा सा स्कैन कर लें, और लड़की आपको जेन्युइन लगे, खूबसूरत भी हो, तो किस तरह कंट्रोल करते हैं फिर आप? क्योंकि जोश शबाब भी है, जवानी भी है, और मशहूर भी हैं। खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, हाँ। खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। वाह 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 वाह। तो सुभान अब अगर अल्लाह। कोई देखे, अगर किसी को और भी दुख की ज़रूरत हो तो फिर आ जाए हमारी ज़िंदगी में। लेकिन अगर सर खुश खुश रहना चाहते हैं तो दूर रहे हमसे भाई। नहीं, लेकिन देखिए अगेन वही वाली बात है कि आपको लोगों ने अभी तक घाते हुए देखा है। आपके एक सॉन्ग के पीछे जितनी स्ट्रगल है, देखिए जो बंदा कामयाब होता है ना, उस सामने वाले बंदे को, जो उस कामयाब इंसान को देखता है, उसको उस कामयाब बंदे की गाड़ी नजर आती है, उसका बड़ा घर नजर आता है, उसका पैसा नजर आता है, सही है, और उसका सेलिब्रिटी स्टेटस नजर आता है। उसके पीछे जितना भी डिप्रेशन है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, डार्क नाइट्स हैं, अंधेरी रातें जो उसने अकेले पार की हैं, वो उसको नजर नहीं आता। तो ये तो आज हमें पता चला है कि यार इतनी स्ट्रगल इन्वॉल्व है इनकी जिंदगी में इस मकाम तक पहुंचने में, सही है। आम बंदा तो देख रहा है कि करण खान तो यार लाइफ एंजॉय कर रहा है, इसने तो लाइफ से मजे उठा लिए हैं, और एक हम ही ख्वार हुए जा रहे हैं। इसी वजह से जो अपने टाइम देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि अपनी सुख और अपने आराम का टाइम जो है ना वो किसी को दे। जब हम ये अपने शेर व अदब को दे सकते हैं, अपने आर्ट को दे सकते हैं, तो इसी वजह से बहुत से लोगों के दिल हमने तोड़े हैं। हम्म। और बहुत से लोग अभी भी अगर हमें देख रहे हैं तो हम सबसे माफ़ी चाहते हैं, मगर हम नहीं कर सकते। हम अपने काम पे जब आ जाते हैं ना, अपने काम की तरफ, तो वल्लाह हम किसी की नहीं सुनते। ओए होए। अगर हम वो ना करें तो हम मर जाएँगे। मतलब आप अपने काम के आशिक हैं, बस, अपने काम से प्यार करते हैं। लोग ओए होए। हमसे प्यार करें, हम उनके लिए अच्छे-अच्छे गाने बनाएँगे, अब अच्छे-अच्छे शेर लिखेंगे। और बाकी अगर कोई ये कहे कि ये तो बहुत ही मज़े की ज़िंदगी है, तो ये गलत होगा, इसलिए कि हम बहुत ही कठिन ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तकलीफ़ से करण देह। भाई, हमारा पॉडकास्ट 1 घंटे से काफ़ी ऊपर जा चुका है। मैं आखिरी मैसेज जो आप देना चाहेंगे उन सिंगर्स को जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो इसको करियर अपनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? जो लोग, अल्लाह करे कि ये बिलियन लोग हमारा ये जो पार्ट है ये देखें। पैगाम तो बहुत बड़े लोग देते हैं, मैं तो पैगाम नहीं दे सकता हूँ। मैं उन सबको एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो भी लोग म्यूज़िक या शेर व अदब की तरफ आना चाहते हैं, शेर व अदब भी कुदरती है, म्यूज़िक भी कुदरती है, मगर इसकी निखार के लिए आपको लाज़मी है कि किसी असातिज़ा के, उस उस्तादों के साथ बैठना चाहिए। ये बहुत ही, जो लोग नहीं सीखे हैं, जो लोग म्यूज़िक के बेसिक से वाकिफ़ नहीं है, बाद में उसको तकालीफ उठानी पड़ती है। पॉपुलर तो हो जाता है, फिर बाद में जितना उसको शर्मिंदगी होती है, उससे बचने के लिए आप सबको चाहिए कि पहले सीखे, समझे, उसके बाद अगर आपको आपके फैमिली का, आपके दोस्तों का साथ हो, आपका उसके साथ आपको इजाज़त हो। ऐसा ना हो कि अभी किसी का वालिद कहता है कि अगर आपने गाना गा लिया और मैं खुदकुशी कर लूँ, क्यों करते हो हुँ। फिर? फिर नहीं करो। अगर आपके बुज़ुर्ग बहुत ही सख्ती से मना करता है तो फिर मत करो। और अगर आप समझते हो, देखिए एक मेरी बात फिर लंबी हो जाती है। एक होता है फ़ेम, अगर इसके लिए आते हो कि मैं मशहूर हो के 2-3 मतलब ये सेल्फ़ी और ये टिक-टॉक वग़ैरह और गाड़ी-माड़ी ये, फिर मत आओ। और अगर आप ये कहते हो कि मैं अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने इंतख़ाब के ज़रिए, अपने लोगों को कुछ मतलब ये पहुँचाना चाहता हूँ,
अच्छा काम कर सकता हूँ या मुझ में इतना टैलेंट है कि मैं अपने लोगों को एंटरटेन करने के साथ-साथ वो मैसेज दे सकता हूँ जो तकरीरों में नहीं होता है, जो किताबों से लोग हासिल क्योंकि किताब की आखिरी पीढ़ी है, इसके बाद किताब ख़त्म है भाई। तो किताब तो वैसे भी हमारे दोस्तों ने कितने दोस्तों ने इस साल में किताब पढ़ा होगा? तो वो तो रही बात, हम सब फ़ेसबुक, इंटरनेट, यूट्यूब पे लगे हैं। अगर आप किताब जितनी बातें अपने एक गाने में लोगों को दे सकते हो, तो हुँ। फिर वेलकम। जब और ये भी मैं आपके आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से जो भी लड़के मुझे देखते हैं, जो भी टैलेंटेड लड़के मुझे देखते हैं और अगर वो कहते हैं कि हमारा बस नहीं चलता है, हम स्टूडियो तक नहीं जा सकते, मैं उसको लेके जाऊँगा। मगर शर्त ये है कि उसमें अपनी मिट्टी, अपने लोगों से मुख़लिस होने का शर्त, ये अव्वलीन शर्त है और फिर सीखना, समझना और अच्छे तरीके से लोगों को पहुँचाना, फिर ये मेरा भी काम है, मैं आपका साथ दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस डीप मैसेज एंड ताहिर भाई थैंक यू वेरी मच कि आप करण भाई को लेकर आए और इनकी इतनी जो स्ट्रगल्स हैं हमारे सामने खुली क्योंकि मैंने कभी इनकी ये स्टोरी नहीं देखी थी। और सर थैंक यू वंस अगेन ताहिर भाई आप थैंक इनको यू, लेकर आए एंड थैंक यू सो मच करण भाई थैंक यू। आप आए। इंशाल्लाह सर आपको हम दोबारा भी बुलाएंगे। इंशाल्लाह। दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। आपको हम बुलाते रहेंगे, आपसे हम बातें करते रहेंगे और आपकी ये स्टोरियां आवाम तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू इंशाल्लाह। वेरी मच ताहिर भाई वंस थैंक अगेन यू। एंड थैंक यू वेरी मच Karan bhai, and thank you very much for listening to this podcast. Make sure you like it and share it with your friends, and especially उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि सिंगिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो इसमें एक्सेल करना चाहते हैं, ताकि करण भाई की स्ट्रगल देखें और वो भी अंदाज़ा लगाएं कि वो आया वाकई इस रास्ते को चुनना चाहते हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।